मम्मी ने अचानक मोटी सी नोटों की गड्डी उठा ली। वो वही थी जो जियांग ये ने उसके तकिए के पास रखी थी। मम्मी बहुत खुश दिखी, लेकिन फिर भी धीरे से बोलना शुरू किया। मम्मी ने तुरंत ही जियांग ये की मंशा भांप ली। वो झट से खड़ी हो गई। उसे पहले से ही शक हो गया था। बेच दी गई रजाइयां और कॉमिक्स, हद से ज्यादा साफ कमरा, अप्रैल के बाद फाड़े हुए कैलेंडर, ये सब इस बात का सबूत थे कि जियांग ये अपने जीवन को खत्म करने की तैयारी में थी। मम्मी ने लाइटर से उस नोटों की गड्डी की तरफ इशारा किया और जियांग ये को धमकाते हुए कहा कि उसे जिंदा रहना ही होगा। जियांग ये को हल्का सा एहसास हुआ जैसे उसने अपनी पुरानी मम्मी को फिर से देखा। वो समझ गई उसे अब अपनी माँ को और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। जियांग ये घुटनों के बल बैठ गई और मम्मी से वादा किया वो अब कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करेगी। कैलेंडर के खाली पन्ने मम्मी के प्यार से फिर से आगे बढ़े, लेकिन उस वक्त से जियांग ये खुद उलझन में थी। स्कूल में लंच करते समय उसके मन में सवाल आया, अब मैं कैसे जीऊं? क्या मुझे शियाओ जी से माफी मांगनी चाहिए? पर शायद मैं उस लायक ही नहीं हूँ। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक जियांग ये का ध्यान अपने बगल में बैठी एक लड़की पर गया, बॉब कट, और बिल्कुल उसी की तरह अकेली चुपचाप अपना लंच खा रही थी। लेकिन जियांग ये को याद नहीं आया कि ये लड़की कौन है। उसे किसी का चेहरा देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो फिर अपने ख्यालों में उलझ गई। शियाओ जी हर मंगलवार बड़े पुल पर जाकर कार्प मछलियों को दाना देती है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर जाऊं तो क्या बहाना बनाकर उसके करीब जाऊं?